हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा आज आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे वीडियो दे रहा हूँ। भाग्योदय निर्णय। भाग्योदय निर्णय में चर राशि लग्न में हो तो भाग्योदय, प्रदेश में स्थिर राशि लग्न में हो तो स्वदेश में भाग्योदय, और लग्न में द्विस्वभाव राशि हो तो भाग्योदय प्रदेश और स्वदेश दोनों स्थान में संभव है। और एक और सिद्धांत दिया जाएगा, जो नवम ग्रह यदि बली हो तो मान के चलो कि आपका देश में, प्रदेश में और जहाँ चाहो आपका भाग्योदय, अपना काम धंधा आप कर सकते हो। तो चलते हैं आगे। बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है आइडिया का 7697871256। इसी नंबर से जो है कुंडली विश्लेषण के लिए आप संपर्क कर सकते हो और अपने कुंडली विश्लेषण करवा सकते हो। देखो, आगे जाने के पहले ये पूरा जो टॉपिक है सिर्फ इस पे चलेगा। भाग्योदय का आधार जो है ना, चर राशि, स्थिर राशि, द्विस्वभाव राशि। तो चर राशि कौन कौन सी होती है? मेष, कर्क, तुला और मकर। स्थिर राशि कौन कौन सी होती है? वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। द्विस्वभाव राशि कौन कौन सी होती है? मिथुन, कन्या, धनु, मीन। ठीक है। अब मैंने इनके नंबर भी लिख दिए हैं, तो आपको सुविधा के लिए मिथुन के नंबर, कन्या के नंबर, जो पहली बार वीडियो देख रहा है या कभी ज़्यादा जानकारी ज्योतिष की नहीं रखता उनके लिए, तो ये वीडियो जो ज्योतिष सीखते हैं उनके लिए तो है ही। जो नवागत है, बिल्कुल फ्रेशर हैं, जिनको ज्योतिष से कोई मतलब नहीं, सिंपल टाइटल देख के वीडियो में आया है और वो देखना चाहता है, तो उसके लिए भी मैंने लगा रखा है। ठीक है, आपने टाइटल देखा, अरे मेरी कौन सी राशि है, तो वो आसानी से जान लेगा। अच्छा मेरी तो ये, अच्छा मेरी यदि आपकी लग्न इनमें से कोई भी लग्न हो तो उस राशि, जैसे आपकी लग्न मेष है तो मेष, कर्क, तुला है तो आपकी चर राशि। यदि आपकी लग्न नंबर 2, 5, 8, 11 की है तो स्थिर राशि। यदि आपकी लग्न 3, 6, 9, 12 की है तो द्विस्वभाव राशि। आपको ये तो पता ही होगा कि लग्न अलग होती है और चंद्रमा की जो राशि होती है वो चंद्र लगन होती है। तो पूरा फलित जो होता है लग्न कुंडली से दिया जाता है। ठीक है, और चंद्र कुंडली से भी फलित निकाला जाता है। ठीक, इसके बाद सूर्य कुंडली में भी देखा जाता है। तो जनरली ये नियम है कि लग्न, चंद्र और सूर्य में जो बली उससे फलित ले लो। ठीक है, तो पाराशर महाराज ने बड़ी आज़ादी दे रखी है। और इसके बाद उन्होंने तो 16 कुंडली भी लगाई है, वर्ग कुंडलियाँ। D1 में जाओ, D9 में जाओ, D10 में जाओ, D12 में जाओ, 16 में जाओ, 45 में जाओ। ठीक है, 60 में जाओ, 30 में जाओ, 27, 24, 20, बहुत सारा विश्लेषण है, जैसा आपको चाहिए। चलते हैं तो ये सिद्धांत का विश्लेषण करते हैं। अभी सबसे पहला स्टार्ट हम करेंगे चर राशि में। यदि चर राशि लग्न में हो तो भाग्योदय प्रदेश में होगा। यदि आपकी मेष, कर्क, तुला और मकर। ठीक है, तो इसके लिए जो सिद्धांत दिया है चर लग्ने तदीसे चा तथा चर खेट दृष्टे विदेशे भाग्योदय। मतलब लग्न में चर राशि हो तथा लग्नेश चर ग्रह से दृष्ट हो तो जातक का भाग्योदय होगा। इसमें लिखा है लग्न में चर राशि हो तथा लग्नेश चर ग्रह चंद्रमा से दृष्ट हो तो जातक का भाग्योदय होगा। ये सिद्धांत फिर से सुन लो आप। लग्न में चर राशि हो, मतलब ये लग्न में ये 4 राशि होनी चाहिए, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो अप्लाई होगा। तथा लग्नेश चर ग्रह चंद्रमा से दृष्ट होती है। आपका जो मंगल है या तो ये चंद्रमा के साथ में हो या चंद्रमा से दृष्ट हो। अब इसमें तो ये अप्लाई नहीं होगा, या तो देखेगा या तो यहीं पे हो चंद्रमा, या तो फिर यहाँ से दृष्टि दे, इसके अलावा कहीं अप्लाई नहीं होगा ये। अब तुला लग्न में ये शुक्र को या तो चंद्रमा यहाँ पे स्वयं हो या तो देखे शुक्र कहीं हो, या शुक्र और चंद्रमा साथ में बैठे हो, या यहाँ से चंद्रमा देखता हो, या कहीं से भी चंद्रमा और शुक्र आपस में दृष्टि परिवर्तन करते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मकर का बताया, तो मकर राशि में यहाँ पे शनि, या तो शनि यहाँ पे हो और चंद्रमा देखता हो, या फिर शनि कहीं पे भी हो साथ में चंद्रमा हो, ऐसी स्थिति में जातक विदेश में भाग्योदय होगा। अब ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर एक कुंडली में कि आपकी जो लग्नेश को चंद्रमा देखे या आपके साथ चंद्रमा रहे, इसका मतलब ये योग पूर्ण नहीं हुआ। तो आप क्या कर सकते हो कि ऐसी स्थिति में आप अपने लग्न को आधार मान सकते हो, उससे भी कुछ थोड़ा बहुत आप रिजल्ट निकाल सकते हो कि मेरी चर लग्न है ना, तो भाग्योदय मेरा प्रदेश में होगा। अब प्रदेश का मतलब यार घर से दूर है ना, प्रदेश का मतलब अब्रॉड नहीं मेरे भाई। ठीक है, हो सकता है आप जिस जिले में काम कर रहे हो उससे थोड़ा दूर, 10-20 किलोमीटर दूर जैसा भी, या आपके जो मातृभूमि है उससे थोड़ा बहुत दूर। ठीक है,
आप यदि पटना में हो और यदि मोतिहार में हो, मोतिहार में हो, ठीक है, मुगलसराय में हो तो पटना, इस तरीके से आप दे सकते हो। या सहरसा में हो तो आप पटना आ गए हो, या फिर आप मंडला ज़िले के हो और आप भोपाल चले गए हो, जबलपुर चले गए हो, एक ज़िले दूसरे चले गए हो, उस तरीके से दे सकते हो। एब्रॉड ही इसका मतलब है, ये बिल्कुल नहीं है, विदेश ना माना जाए इसका मतलब। तो ये पहला सिद्धांत हुआ। दूसरा सिद्धांत बोलता है कि स्थिर राशि लग्न में हो और स्वदेश में भाग्योदय, ठीक है। स्थिर राशि मतलब 2, 5, 8, 11, वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ, ये लग्न होनी चाहिए आपकी, ठीक है। इसका सिद्धांत आगे क्या है? सिद्धांत कहता है स्थिर राशि लग्न में हो तो ठीक है साहब, आपकी स्थिर 4 लग्नों में स्थिर राशि होती है लग्न में, उसका स्वामी स्थिर ग्रह सूर्य से देखा जाता हो, मतलब शुक्र को यहाँ पे लगने शुक्र है तो सूर्य देखे, यहाँ पे तो सूर्य ही बैठे या यहाँ से सूर्य देखे। अब मंगल के साथ सूर्य हो या आपस में दृष्टि परिवर्तन हो, संयुक्त बैठे हो, शनि के साथ सूर्य हो या यहाँ से सूर्य देखता हो, या शनि सूर्य आपस में कहीं से भी देखते हों, तो ये योग बनेगा, ठीक है। आगे कहा है, आगे जो योग बताता है कि लग्न आपकी द्विस्वभाव राशि हो 3, 6, 9, 12, मिथुन, कन्या, धनु, मीन, ठीक है। तो भाग्योदय परदेश और स्वदेश दोनों स्थान पे होगा। इसके लिए क्या सूत्र लिखा है? इससे भिन्न स्थिति में, अर्थात यदि लग्न में द्विस्वभाव राशि, तो द्विस्वभाव ये हो गए 3, 6, 9, 12 राशि हो, तो लग्ने शुभ ग्रह से युक्त हो तो जातक सभी स्थानों में स्वस्थान प्रदेश में भाग्य सुख प्राप्त करता है। देखिए बोल रहा है कि लग्न में द्विस्वभाव राशि हो और लग्ने शुभ ग्रह हो, शुभ ग्रह से युत या दृष्ट हो, ठीक है। तो ये आपका जो मिथुन बुध होगा, यहाँ पे भी बुध हुआ, यहाँ पे भी बुध हुआ, यहाँ पे गुरु हुआ, ठीक है। ये मिथुन बुध जो है शुक्र से देखा जाए, यहाँ शुक्र हो, ये बुध शुक्र से देखा जाए या गुरु से देखा जाए, ठीक है। ये धनु जो है गुरु से देखा जाए या शुक्र से देखा जाए, या बुध भी शुभ है, बुध से देखा जाए, ठीक है। यहाँ पे भी बुध, गुरु, शुक्र या चंद्रमा से देखा जाए, तो मानेंगे कि जातक का द्विस्वभाव लग्न होते हुए परदेश में या स्वदेश दोनों में भाग्योदय हो सकता है। एक और सिद्धांत दिया है उन्होंने, ये कहा है नवम भाव में यदि शुभ ग्रह हो, ठीक है, जनरल सिद्धांत है, नवम भाव यदि अनेक शुभ ग्रह से दृष्टि से युक्त हो तो स्थानों में, सभी स्थानों में जातक का भाग्योदय होगा, ठीक है। यदि नवम भाव सभी शुभ, अब नवम भाव कौन सा होता है? ये वाला नवम भाव, एक ये। अब इसको उदाहरण से बताता हूँ। तुला लग्न में नवम भाव यहाँ होगा, जहाँ की ये राशि है। ये तुला लग्न वालों को यदि यहाँ पे शुभ ग्रह बहुत सारे हों या शुभ ग्रह देखते हों, ठीक है, या गुरु यहाँ से देखता हो, या गुरु यहाँ से देखता हो, या गुरु यहाँ से देखता हो, या फिर आपको शुक्र और बुध गुरु यहाँ से देखते हो, ठीक है। देखो बुध शुक्र यहाँ से ही देखेंगे, गुरु कहीं से भी देख सकता है, गुरु यहाँ से भी देख सकता है, गुरु यहाँ से भी देख सकता है, गुरु यहाँ से भी देख सकता है। गुरु की 9वीं राशि दृष्टि होगी, यहाँ से 7वीं होगी, यहाँ से पंचम होगी। ऐसी स्थिति में सिद्धांत समझ लो, नवम ग्रह यदि बलवान हो, शुभ ग्रह से देखा जाता हो, तो जातक का भाग्योदय कहीं पे भी हो सकता है, वो ऑलराउंडर प्रवृत्ति का आदमी हो सकता है, ठीक है। और कहा है, ये सिद्धांत है कि भाई के माध्यम से जो है, भाई के माध्यम से कैसे भाग्य होता है। तृतीयेश और नवमेश यदि शुभ ग्रह से युक्त हो या दृष्ट हो, तो तृतीयेश और नवमेश कौन से कहलाएंगे? यहाँ पे तृतीयेश यहाँ पे तुला लग्न की कुंडली में गुरु कहलाएगा और यहाँ पे बुध कहलाएगा। तो तीसरा भाव और नवा भाव सभी लग्नों के लिए, तीसरा भाव और नवा भाव मजबूत हो, शुभ ग्रह से दृष्ट हो या शुभ ग्रह के नवांश में स्थित हो। आपके तीसरे भाव और नवे भाव का जो स्वामी है वो शुभ ग्रह के नवांश में हो, तो शुक्र के, बुध के, गुरु के, चंद्र के नवांश में स्थित हो, तो तथा दोनों एक राशिगत हो, तो जातक भाई के सहयोग से जो है भाग्योदय पाता है। पुत्र के सहयोग से भी भाग्योदय है। अब उसमें लिखा है कि पंचमेश, अब पंचमेश क्या होगा? पंचमेश ये होगा तुला लग्न में, ठीक है। तो हर एक लग्नों में पंचम भाव का स्वामी पंचमेश कहलाएगा। पंचमेश और नवमेश संयुक्त होकर यदि शुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट हो
पंचम और नवम भाव भाग्य से संयुक्त हो या दृष्ट हो तो पुत्र द्वारा जातक का भाग्योदय होता है। देखो, पंचम में और पंचम स्थान बली होना चाहिए या दोनों की युति होनी चाहिए। ठीक है, हो सकता है पंचमेश नवमेश यहाँ बैठे हो सकता है पंचमेश और नवमेश यहाँ से दृष्टि डाल रहे हों। ऐसी स्थिति में जो है भाई के माध्यम से, पुत्र के माध्यम से जातक का भाग्योदय होता है। ये मैंने बताया कि कैसे पुत्र के माध्यम से और भाई के माध्यम से और राशियों के माध्यम से भाग्योदय की बात हमने कहा। तो आपको ये जो टेवा है इम्पोर्टेंट है, ये टेवा को नोट कर लेना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से रजिस्टर में लिख लो, चर राशि, स्थिर राशि, द्विसभा राशि। ठीक है, और सूत्र मैंने यहाँ पे लिख ही दिया है और बहुत अच्छे से मैंने धीरे धीरे बोला भी है। अब आपको ऐसा लगता हो कि साहब ये जो आप बता रहे हो किस ग्रंथ से बता रहे हो, तो ये जो मैंने लिया है जातक तत्वम ग्रंथ से लिया है। मैं सभी को बोलता हूँ जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, नए लड़के हैं, जातक तत्वम में खजाना एक से एक चीज दी। जातक तत्वम, सर्वार्थ चिंतामणि और सीताराम झा की होरा शास्त्र। ठीक है, और गोपेश ओझा की 3-4 किताबें खरीद लो पतली पतली, इसी से काम हो जाएगा। फल दीपिका तो है ही बहुत जोरदार। ऐसे 10-12 भी किताब खरीद लो तो ज्योतिष बहुत एक्सपर्ट आप ज्योतिष के हो सकते हो, बशर्ते कि वही किताब को बार बार पढ़ना है। जैसे कंपटीशन में क्या करते हैं, कंपटीशन में हम एक ही अपने सिलेबस को बार बार रिवाइज करते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं। ठीक है, अब मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ तो मैं पीएससी के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कम से कम 100 बार पढ़ाऊँगा। मुझे याद हो गई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की धाराएँ। ठीक है, 395 धारा, 12 सूची है, सब रट लिया था मैंने। 372 में क्या, 374 में क्या, इमरजेंसी कैसे लगी, सब रट लिया था। ऐसे ही आपको भी रटना पड़ेगा यार, तब पीएससी निकलता है, कंपटीशन निकलता है, या हमको संबंधित फील्ड में सफलता मिलती है। मेहनत बहुत करनी पड़ेगी भाई, है ना। तो मैंने ये जो बुक का नाम बताया आपको, जातक तत्वम, सर्वार्थ चिंतामणि, फल दीपिका, सीताराम झा की खिलाड़ी लाल एंड सन प्रकार की वृहत पाराशर होरा शास्त्र, गोपेश ओझा की पतली पतली 3 किताबें हैं, ज्योतिष प्रवेश का आदि। ठीक है, और जातक चंद्रिका, बड़ी अच्छी किताबें हैं। यही बहुत पर्याप्त है, इतने सीख जाओगे। कहाँ 1 लाख रुपया दे के सिखाएंगे बंदर लोग यार, समझ गए। बंदर लोगों से बचो, ये बंदर लोग आपको नहीं सिखाएंगे कुछ भी नहीं सिखाएंगे। 1 लाख रुपए ले लेंगे और अपना सॉफ्टवेयर भी बेचेंगे और आपके दिमाग को बंद करने का प्रयास भी करेंगे। और तो और कह रहे हैं कि हम नोट से पढ़ाएंगे। अरे 20 लाख सूत्र हैं एस्ट्रोलॉजी के, कहाँ नोट से पढ़ा लोगे यार, सोचो जरा। यदि वो आपको किताब टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ा रहा तो कितना खतरनाक आदमी है बताओ, कि आपको बता ही नहीं रहा है कि मैं कहाँ से पढ़ा हूँ। अरे तू भी बता दे कहाँ से पढ़ा है। तो ऐसा गुड़गांव में, दिल्ली में, कोलकाता में है, नोएडा में सब चल रहा है। बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो हैं, उनको देख के भी ज्योतिष सीखा जा सकता है। ठीक है, बहुत अच्छे से बताते हैं लोग, इत्मीनान से बताते हैं। ठीक है, और ज़रूर पूछो लोगों से कि भाई ये सूत्र कहाँ से निकाला, ये किस किताब में दिया है। 90% लोग, 95% लोग ये बताने को तैयार नहीं है कि ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये फला किताब में लिखी है। एक बड़ा राइटर है, बहुत अंग्रेजी की किताब लिखता है, मैं नाम नहीं बोलता है कि क्लासिक देखो, क्लासिक देखो। अरे बताना क्लासिक में कहाँ देखें, शास्त्रीय किताबें कौन सी पढ़ें, कौन से श्लोक लिया है, क्यों ऐसा लिखता है वो। क्लासिक देखो, क्लासिक ये बोलता है, क्लासिक ये बोलता है, क्यों कि उसकी किताब कोई नहीं पढ़ेगा फिर। ठीक है, तो इतने लोग ऐसे सेल्फिश हो गए हैं। देखो, यदि आप ज्योतिष की किताब लिख रहे हो तो आपको किताब का कोट करना पड़ेगा, किस प्रकाशन की वो कोट करना पड़ेगा, श्लोक कोट करना पड़ेगा। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो ईमानदार ज्योतिषी होता है जब किताब लिखता है तो रेफरेंस कोट करता है वो। ठीक है, जैसे कि हम कर्नल गौड़ साहब की किताब करते हैं, कोट करते हैं, तो उन्होंने बाकायदा रेफरेंस दिया है। वैसे ही के.एन. राव साहब भी किताब कोट करते हैं कि ये यहाँ लिखा है। ठीक है, उस किताब से लिया हमने। इतनी ईमानदारी ज्योतिषी में, किताब लिखने वाले ज्योतिषियों में होनी चाहिए और वीडियो बनाने वाले ज्योतिषियों में होनी चाहिए थी। वीडियो बजाने वाले तो इतने लफ्फेबाज हैं, उनके देखने वाले लाखों हैं, मालूम है, शाम को लाखों देखते हैं वो, लेकिन कुछ नहीं बताते कि वो किस किताब से बता रहा है। एक शब्द नहीं बताता कि वो इस किताब में दिया है। इससे क्या होगा कि उनका जो महत्व वीडियो खत्म हो जाता है। अरे हम वही किताब ना पढ़ ले तो बंदर कौन सुनेगा। तो इस तरीके से ये ज्योतिष में तमाशे चल रहे हैं। तो आप लोगों को इस विषय में टेक्स्ट बुक इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो सीखोगे। अरे कोई ज़रूरी थोड़ी आज सीख जाओ, 10 साल बाद सीखना। ठीक है, तो धीरे धीरे मैं ज्योतिष 2007 से पढ़ रहा हूँ,
ठीक है। धीरे धीरे आँख फोड़ते धीरे धीरे आत्मविश्वास आया है, और अभी भी मैं नहीं कह सकता कि मैं फुल फ्लैश ज्योतिषी बन गया। हाँ, काम चलाऊ, काम कर दूंगा आपका मैं, ठीक है। लग्नेश कैसा है, कौन से ग्रह की दशा है, ये कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा, बुरा जाएगा, वर्क कुंडलियों का मैंने काफ़ी अध्ययन कर लिया है, तो मैं एक ऐसी स्थिति में आया कुछ बता लेता हूँ, ठीक है। मैं अपने आप को अभी भी परफेक्ट नहीं मानता, क्योंकि ज्योतिष में कोई भी व्यक्ति कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ज्योतिष 20 लाख श्लोक का खेल है। दूसरी चीज़, ये ब्रह्म विद्या है, ईश्वर का आशीर्वाद के बिना आप ज्योतिष नहीं सीखते। आप लफेबाज हो, बदमाश हो, शैतान हो, ठीक है। जब तक आपकी दशाएं है अच्छी, तभी लफेबाजी भी कर लोगे, बदमाशी भी कर लोगे, सब कर लोगे। जैसे ही खराब दशा आई, पूरी लफेबाजी खत्म हो जाएगी, लाइन हो जाओगे, बिल्कुल लाइन पे आ जाओगे, ठीक है। तो झूठ का कितना है यार, झूठ तो कुछ ही दिन चलता है, ज़्यादा दिन थोड़ी झूठ चलता है, पता लग ही जाता है। आप लाख लोग भी मिल के झूठ बोलो तो पता ही लग ही जाएगा, ठीक है। तो ये भी आज का वीडियो था, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा होगा। और मैं प्रयास करता हूँ यार, कोशिश करता रहता हूँ कि कुछ बनाऊँ, नया नया बताते रहूँ आप लोगों को, शास्त्रीय बुक से बताऊँ, क्लासिक बुक से कुछ बताते रहूँ, है ना। तो ये मैंने बताया, और राइटर की बदमाशी भी मैंने बताया, ठीक है। आप लोगों से मेरा निवेदन है, नए राइटर की किताब बिल्कुल नहीं खरीदना आपको, ठीक है। उसमें सिर्फ के.एन. राव साहब एक ऐसे हैं जो कुछ अच्छा लिख रहे हैं, दूसरा वी.पी. गोयल साहब भी बहुत अच्छा लिख रहे हैं, उदाहरण से बता रहे हैं, है ना। बाकी तो लोग बहुत कम हैं। नौमांस की किताबें उन्होंने पटेल साहब ने लिखे हैं, C.S. पटेल साहब ने, वो भी अच्छी किताबें हैं। अष्टक पे भी लिखे हैं। बाकी नए राइटर जो है क्या करते हैं, इन लोगों ने पूरा का पूरा सिद्धांत को भर देते हैं किताबों से, ठीक है। फलित के सूत्र बताते ही नहीं, ठीक है। जैसे गोचर की किताब है कर्नल गौंड की, बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। चलो भैया, मैं मोबाइल अपना वीडियो बंद करता हूँ। उम्मीद है कि मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो के अंत में जो मेरा लेक्चर है, जो नए ज्योतिष सीख रहे हैं उन लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी रहता है, वो भी अच्छा होगा। और जो फ्रेशर हैं उन लोगों को मेरे और भी वीडियो देखने चाहिए, ठीक है, जो कभी ज्योतिष से वास्ता नहीं रखते। काम की बात रहती है इसमें, और प्रोफेशनलिज्म नहीं है इसमें, बहुत पैसे कमाने वाला ये वीडियो नहीं होता, ठीक है। ज्योतिषी की भाषा भी घरेलू है, लेमैन की भाषा है, साधारण भाषा है, कोई नाटक नोटंकी नहीं है। आपका जो वीडियो बनाने वाला कोई बहुत बड़ा टीका नहीं लगाता, और कोई रुद्राक्ष की माला नहीं धारण करते। हमें कोई लेना देना नहीं तुम्हारे टीके और रुद्राक्ष से। रुद्राक्ष और टीके से आप ज्योतिषी नहीं बन सकते। आप ज्योतिष बनोगे पढ़ने से, मेहनत करने से। 10 घंटे 20 घंटे पढ़ो, साले को मेहनत करो, रटो किताब, सूत्र रटो। जैसी कुंडली पढ़ोगे तो रटना चाहिए, श्लोक याद आना चाहिए। लग्नेश इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, लग्नेश और भाग्य से इंपॉर्टेंट, हर कुंडली में दोनों का अध्ययन करो। ये दोनों पीड़ित है तो जातक की तरक्की बाधित होती है, वो तेजी से डेवलपमेंट नहीं कर पाता है, ठीक है। इसके अलावा भी जन्मकालीन दशाएं कैसी है वो भी देखना पड़ता है। कई बार बहुत अच्छे योग होते हैं, एक से एक योग, लेकिन जन्म के समय इतनी गंदी दशाएं मिली कि जातक पढ़ ही नहीं पाया। अब पढ़ ही नहीं पाए तो क्या तरक्की करेगा, समझ जाओ। हरे कृष्णा।